नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गाजा में 6 जगहों पर हमास इजराइल की भीषण जंग, अब तक 1100 से ज्यादा मौतें। यूएन की आपातकालीन बैठक पर आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत भारत भी इजराइल के साथ। इजराइल हमास संकट से बाजार में मुनाफा वसूली, सेंसेक्स 480 और निफ्टी 140 पॉइंट टूटा। मेटल, पीएससी, ऑटो शेयरों में बिकवाली, बैंकिंग शेयरों में दबाव। इजराइल हमास की लड़ाई से कारोबार जगत में चिंता, इजराइल के साथ भारत का $12 अरब का व्यापार। डीजल और डायमंड का बड़ा निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 फेज में मतदान। मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23 को चुनाव, मिजोरम में 7, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग। 3 दिसंबर को आएंगे 5 राज्यों के नतीजे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने खेला जाति का दांव। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों में जातीय जनगणना कराने का फैसला। त्योहारों पर मारुति ने घटाए कारों के दाम, ब्रेजा पर 45,000 तो ऑल्टो पर 68,000 रुपए तक की छूट। सिलेरियो, एक्सप्रेसो, वैगनार, डिजायर, स्विफ्ट पर भी ऑफर। गुजरात के बाजारों में नवरात्रि की रौनक, चनिया चोली और केडियो को जोरदार खरीदारी। इस बार ट्रेंड में है राजस्थानी हैंडवर्क। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच ऐलाने जंग की। हमास के भीषण हमले के बाद इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर तेज हमले किए जा रहे हैं। इजराइल पर हमास के हमलों के बाद लेबनान ने भी हमला शुरू कर दिया है। इजराइल के खिलाफ इस वक्त 2 फ्रंट वॉर चल रहा है। इस बीच इजराइल की डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि हमास को पूरी तरह से रौंदने के लिए हजारों सैनिक गाजा पट्टी में पहुंच चुके हैं। इधर हमास ने दावा किया है कि उसने कुछ और इजरायली सेना के जवानों को बंधक बना लिया है। इससे पहले भी हमास ने इजराइल के कई जवानों को बंधक बनाया था। अभी इजराइल की सेना दक्षिणी इजराइल से हमास के आतंकियों से मुकाबला कर रही है। इजराइल हमास जंग पर पूरी दुनिया 2 भागों में बंट गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत भारत इजराइल के साथ खड़े हैं, जबकि अगर बात करें ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, कतर और सीरिया जैसे देशों की, तो इन्होंने हमास का समर्थन किया है। और इजराइल हमास के बीच जंग से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। बाजार में डर का माहौल है। इजराइल में काम करने वाली भारतीय कंपनियों पर भी इस टेंशन का असर पड़ना लाजमी है। इन दोनों ही पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज बाजपेयी जी और साथ ही सुमित मेहरोत्रा। सबसे पहले बात करते हैं नीरज जी से। नीरज जी, सबसे पहले ये बताएं कि इजराइल में क्या हुआ है, जो इस वक्त जो स्थिति बनी है, और अभी वहां पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इजराइल के बिल्कुल पास में एक गाजा स्ट्रिप करके छोटी सी एक पट्टी है जो पार्ट ऑफ पैलेस्टीन है। वहाँ से शनिवार को सुबह जो हमास नाम के मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हमला किया इजराइल में। और उस इलाके में उनका एक फेस्टिवल चल रहा था। वहाँ फेंसिंग तोड़ के वो लगाए, अलग अलग तरीक़ों से, बाइक से, पैराट्रूपिंग से, ड्रोन से, बुलडोज़र लेके और अपने आर्म्ड व्हीकल लेकर के उन्होंने बहुत मैसिव अटैक किया और हज़ारों की तादाद में हमास के लोग आए और वहाँ पे आक्रमण किया, जिससे काफ़ी बड़ी तादाद में इजरायलीज़ की डेथ हुई। बहुत सारे लोगों को उन्होंने कैप्चर भी कर लिया है। इसके बाद रिटेलिएशन में जब इजराइल की तरफ से हमला शुरू हुआ हमास में, तो भीषण जंग का रूप ये ले चुका है। और इसमें अब तक जो ऑफिशियल फिगर है उसमें 1100 कहा जा रहा है, लेकिन इससे कम आप 5 गुना ज़्यादा लोग समझ लीजिए जिनकी मौत होने की आशंका है। 1100 तो कंफर्म है, उससे ज़्यादा हुए, क्योंकि पूरे देश में एक तरीके से हॉस्टाइल सिचुएशन है। कौन किसको मार रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी भी एक जैसी है दोनों की। तो ये अब भीषण रूप लेता जा रहा है, क्योंकि पूरी खाड़ी देश एक तरफ हो गए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरफ हो गया, और पूरा वर्ल्ड एक तरीके से करें तो बिल्कुल 20 से लकीर खींच दी वैसे डिवाइडेड हो गया है। आरोप ये लगाया जा रहा है वॉल स्ट्रीट की तरफ से कि इस पूरे हमले की प्लानिंग ईरान में की गई और ईरान इसको बैक कर रहा है। ईरान भी स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर हमारा नाम लिया गया और हमारे ऊपर हमले किए गए तो हम लेबनान, सीरिया, इजिप्ट उस तरफ से भी हमले कैसे कर सकते हैं।
साथ ही एक और मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्ला, जो लेबनान से ऑपरेट करता है, उसने भी अटैक करने शुरू किए हैं। तो ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा हमला है इजराइल के ऊपर 1950 से लेकर के अब तक के बीच में। इसलिए इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग मारे जा रहे हैं, सिविल नागरिक मारे जा रहे हैं, उसको लेकर के वर्ल्ड में चिंता है। जी, ये तो समझ आई हमें इस वक्त जो स्थिति है इजराइल की वो, लेकिन नीरज जी, इजराइल हमास के बीच जो जंग है उसका बाजारों पर क्या असर है और कितनी टेंशन है इसको लेकर? इसका जो सबसे बड़ा असर होने की आशंका है वो कच्चे तेल की कीमतें हैं। ऑलरेडी 4-5% ऊपर हैं, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती हैं। एस्केलेट शायद अभी इसलिए नहीं हो रही हैं कि लोगों को ये उम्मीद है कि ऐसे युद्ध कई बार हो चुके हैं हमास के साथ, इजराइल में, पैलेस्टीन के साथ, तो मामला एक लिमिटेड एरिया में लिमिटेड इम्पैक्ट का होता है। लेकिन इस बार अगर ये एस्केलेट हुआ, क्योंकि इसमें ईरान का नाम आ रहा है, इसमें सीरिया का नाम आ रहा है, इसमें और देशों के नाम जुड़ रहे हैं, तो फिर ये मामला गंभीर हो सकता है। और वो गंभीर हुआ तो क्रूड बेइंतहा भागेगा, उससे महंगाई बढ़ेगी और दुनिया भर की बिजनेसेस और इकोनॉमी को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में काम करने वाली कंपनीज के सामने सप्लाई का इशू, सिक्योरिटी का इशू और बहुत सारे इश्यूज खड़े होंगे, जिसका असर आप ग्लोबल इकोनॉमी में देखेंगे। लास्टली एक जो हॉर्मुज स्ट्रेट बोला जाता है, जो ईरान के बगल से एक जगह है समुद्र में जहाँ से शिप जाते हैं दुनिया भर के, अगर ज़्यादा कुछ वहाँ पे हुआ तो अगर वो अफेक्टेड होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन में भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए इस समस्या पे अभी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कितना भीषण भयानक रूप ले सकता है, लेकिन संभावना इस बात की दिख रही है, क्योंकि अभी तक कोई प्रयास सार्थक होते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो ये भयानक रूप ले सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्रूड पे नजर रखिए, सबसे ज्यादा इंपैक्ट वहीं पे आएगा, और क्रूड का इंपैक्ट मतलब होगा है फिर सारी चीजें आपकी प्रभावित होंगी। जी, और इजराइल और हमास के बीच जो ये जंग शुरू हुई है उसका मिडिल ईस्ट में भारतीय जो कंपनियां हैं उन पर क्या असर होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित। सुमित, भारतीय कंपनियों का जो इजरायली कनेक्शन है वो क्या है और कितना असर होगा ये जो इजराइल और हमास के बीच में चल रही है टेंशन उसका इस पर? देखिए, ये जैसे जैसे सिचुएशन बिगड़ेगी या बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो कंपनियां हैं उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। लेकिन पहले तो क्रूड रिलेटेड कंपनियों पे आप नजर रखें, क्योंकि अगर ये फर्दर वॉर एक्सटेंड होता है और कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो क्रूड या फिर जितनी पेंट कंपनियां हैं जिनकी इनपुट कॉस्ट है क्रूड या फिर ATF, वो सब कंपनियों पर इम्पैक्ट होगा। इफ एयरलाइन अदरवाइज भी है, क्योंकि तेल अवीव की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं तो उसका भी इम्पैक्ट है। लेकिन भारतीय कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां? पहले तो पूरा IT स्पेस, जहां पर विप्रो, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, L&T टेक, ये कुछ ऐसी कंपनियां जिनके वहां पर इधर काम है या फिर कुछ एक्सपोजर वहां पर है। अदरवाइज में सन फार्मा, अदानी पोर्ट, जैन इरिगेशन, L&T, SBI, ये कुछ और ऐसे नाम है जो कि उस तरफ पे अपना एक्सपोजर रखते हैं। किस तरह से इन कंपनियों का एक्सपोजर वो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहले तो सन फार्मा की सब्सिडरी टैरो फार्मा इजराइल बेस्ड कंपनी है। हालांकि टैरो का जो डोमेस्टिक रेवेन्यू करीब 8% के आसपास है और ओवरऑल सन फार्मा के रेवेन्यू में 1% का इंपैक्ट आता है, तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट तो नहीं है, लेकिन सिचुएशन आगे कितनी क्राइसिस में आती है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन 1% के आसपास सन फार्मा का ओवरऑल रेवेन्यू इजराइल से आता है। अदानी पोर्ट ये दूसरा नाम है, जहां पर 2022 में हाफिया पोर्ट में कंपनी ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और कुछ देर पहले जो कंपनी ने मेंशन भी किया कि करीब 3% के आसपास का रेवेन्यू इस पोर्ट से आता है और ज़्यादातर सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फिलहाल सही सिचुएशन में हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर है और ये पूरा इम्पैक्ट अदानी पोर्ट का आप अदानी ग्रुप पे आज देख भी रहे हैं। अदरवाइज जैन इरिगेशन कंपनी ने एक नान इरिगेशन के नाम से एक आर्म अपनी इजराइल में सेटअप की है और वो जो है उसमें बड़े पैमाने पर एक अच्छा निवेश भी कर चुकी है। तो इस कंपनी के लिहाज से आप जैन इरिगेशन के ऊपर भी नजर बना कर रख सकते हैं। IT सेक्टर में 2016 में विप्रो ने इजरायली कंपनी गिवॉन को खरीदा था और वहां पर इसके जरिए उन्होंने अपने कारोबार को एक्सपैंड भी किया था। तो विप्रो इस लिहाज से TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा का भी वहां पे थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, लेकिन क्योंकि इनका मेजर एक्सपोजर US मार्केट्स में और यूरोपियन मार्केट्स में होता है तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी एक्सपोजर यहां पर इनका है। L&T टेक ने भी एक अपने जेरूसलम में नई अपनी आर्म लगाई सेटअप की थी और वहां पर भी फर्दर एक्सपेंशन किया, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर भी नजर रखेंगे। तो पूरा IT सेक्टर इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। L&T यहां पे इन्होंने जेरूसलम में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नया शुरू किया है और मिडिल ईस्ट में कंपनी कामकाज वैसे भी अदरवाइज काफ़ी करती है, तो अगर इसके जो दायरा बढ़ता है अगर इस लड़ाई का, तो भी L&T, वोल्टास जैसी जो कंपनियां हैं इनके ऊपर आपको नजर रखें कि मिडिल ईस्ट में काफ़ी काम करते हैं। PSU बैंक में इकलौता बैंक है SBI जिसकी तेल अवीव में एक ब्रांच है, बाकी किसी बैंक की नहीं है, लेकिन SBI की ज़रूर है। तो अगर कुछ भी इशूज आते हैं तो इस लिहाज से भी आप यहाँ पर नजर बनाकर रख सकते हैं। और तमाम डिफेंस कंपनियां जो कि इजराइल
इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक टाइप में है, तो अगर डिमांड साइड बढ़ती है तो उस लिहाज से भी इनके ऊपर ऑर्डर्स आ सकते हैं और अदरवाइज भी इनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। तो ये वो कंपनियां हैं जिनका इधर एक्सपोजर है या फिर किसी ना किसी तरीके से इजराइल में इनका कनेक्शन है, तो आप इन सब पर नजर बनाकर रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका भी और सुमित आपका भी तमाम अपडेट के लिए इजराइल और हमास पर। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां इजराइल हमास की जंग का असर दिखा भारतीय बाजारों पर, इसका साफ तौर पर असर। इस जंग के साथ ही बाजार आज गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 483 अंक गिरकर ये 65,512 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी 141 अंक गिरकर 19,512 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा जो गिरावट रही वो पीएसयू बैंकिंग शेयरों में रही। मेटल, पीएससी, ऑटो शेयरों में आज बिकवाली देखी गई। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए एक बार फिर चलते हैं सुमित के पास। सुमित बताएं जरा सेक्टर्स का आज कैसा हल रहा, सेक्टर्स में कैसा एक्शन आज? देखिए आज प्रेशर तो रहा मार्केट्स के अंदर और जो मिड कैप स्मॉल कैप है वहां पर भी काफी दबाव देखने को मिला, लेकिन जो फिर भी कुछ शेयर थे निफ्टी के जो कि हरे निशान में बंद हुए, उसमें डॉक्टर रेड्डीज करीब 1.25% ऊपर, एचसीएल टेक 1% ऊपर, टाटा कंज्यूमर 0.5% ऊपर और ओएनजीसी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ। गिरने वाले शेयरों में अदानी पोर्ट, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प और एम&एम, जहां पे न्यूज फ्लो का इंपैक्ट था हीरो मोटोकॉर्प और अदानी पोर्ट में, लेकिन अदरवाइज भी यहां पर काफी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में आज आईटीआई, केन्स, एंजल वन और एशियन केमिकल, इनमें कुछ हद तक खरीदारी थी। 3% से लेकर 12% तक का उछाल था। लेकिन मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में बैंक, पीएसयू बैंक स्पेशली, आईओबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, तीनों के तीनों 6.5% के आसपास ही बिकवाली के साथ बंद हुए और साथ साथ इरकॉन करीब 6% के आसपास ही बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो पीएसयू बैंकिंग, पीएसयू अदरवाइज स्टॉक्स के अंदर आज काफी प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और इजराइल और हमास की अगर ये जो लड़ाई चल रही है वो लंबी खिंचती है तो भारत इजराइल ट्रेड पर असर पड़ सकता है। अभी इजराइल के साथ कारोबार का क्या पैमाना है और इसको लेकर किस तरीके की चिंता है, ये बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। इजरायल और हमास की लड़ाई लंबी चली तो सबसे ज्यादा चिंता है कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को लेकर। अगर पश्चिम एशिया के दूसरे देश इसमें शामिल हुए तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और ये नरम पड़ती महंगाई को वापस बढ़ा सकती है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री इसकी आशंका को अभी खारिज कर रहे हैं। Today, the world that you are facing is not a world which is characterized by shortage of crude oil. I mean, the amount of crude oil that is required to sustain the current levels of consumption, which is about 100 or 102, that is available. लेकिन मामला सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है। अभी दोनों देशों के बीच करीब 12 अरब डॉलर का कारोबार होता है। 8.4 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट में करीब 5.5 अरब डॉलर की हिस्सेदारी डीजल की है, जबकि 1.2 अरब डॉलर का कट एंड पॉलिश डायमंड का एक्सपोर्ट होता है। वहीं रफ डायमंड इंपोर्ट करीब 51.9 करोड़ डॉलर का है। इजराइल हमारा डायमंड, रफ डायमंड का एक सप्लायर, रशिया से सप्लाई अभी भी इफेक्टेड है, तो ये रफ डायमंड जो सप्लाई है वो हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो सकती है। जिस तरह स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो रहे हैं, देयर विल बी फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है डिफरेंट कंट्रीज से यूएस के लिए जाएगी, जिससे यूएस डॉलर एप्रिशिएट होना जाएगा। हमारे शिपिंग के लिए हमारे चैलेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा इजराइल से करीब 41.1 करोड़ डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम कंपोनेंट इंपोर्ट होता है। इजराइल से हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट का भी इंपोर्ट होता है। साथ ही दोनों देशों के बीच करीब 1.3 अरब डॉलर का सर्विस ट्रेड भी होता है। हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग, डेटा प्रोसेसिंग की सर्विस इजराइल में दी जाती है। भारत इजराइल के बीच टूरिज्म का भी अच्छा खासा कारोबार है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और दिल्ली में जो इजरायली पर्यटक हैं उनके कम्युनिटी सेंटर खबाद हाउस में लोगों के अंदर इजराइल में जो आतंकी घटना हुई है उसको लेकर काफी गुस्सा है। हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने कुछ ऐसे ही पर्यटकों से बातचीत की, आप भी सुनिए। I think Israel is very strong and what's happened, that it's happened. But from here, I think everybody will see Israel very strong and will come out of it, I'm sure. אנחנו מטיילים עכשיו בהודו, אבל מאוד מודאגים ממה שקורה בישראל. Okay. He's saying that he is now traveling in India, but he is very worried about his family. These terrorists came into Israel like animals. They killed women, children. They kidnapped old lady of 90 years in a wheelchair. They kidnapped small children.
they don't have heart at all. They don't. They make war like animals. Animals, I think, have pity about children, but not them. And this is really crazy. That's what happened in Israel. And we don't really know what to think about. This is crazy, and we want to get home. We're looking for flight, and all the flights are cancelled. तो यहाँ इजराइल से आए हर व्यक्ति के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा है ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है उसके वजह से, और वो जल्द से जल्द अपने देश वापस जाकर अपने जो परिजन हैं उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो सेंटर है यहाँ पे भी सुरक्षा काफी मजबूत कर दी गई है, यहाँ पे भी जो पुलिस की मौजूदगी है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन एक जो समस्या यहाँ पे टूरिस्ट को आ रही है वो है कि फिलहाल भारत और इजराइल के बीच जो डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी है वो रोक दी गई है। तो ये एक चिंता की बात जरूर है। तो हर कोई यहाँ पे जल्द से जल्द अपने देश जाना चाहता है और इसके लिए वो अलग अलग देशों के थ्रू, अलग अलग रूट्स के थ्रू जो है तेल अवीव के लिए टिकट ले रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। और इजराइल और हमास के बीच जंग से कैसे बढ़ी दुनिया की टेंशन, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और इजराइल और हमास की खबरों के बाद अब बात करेंगे टीसीएस की, जिसने 18,000 करोड़ का शेयर बायबैक करने का फैसला किया है। वो कर सकती है बायबैक। इस खबर की वजह से पूरे आईटी सेक्टर में जोश है। क्या है खबर, जानने के लिए चलते हैं हर्षदा के पास। हर्षदा, बताएं जरा क्या कुछ पूरी खबर है और अगर ऐसा होता है तो इसका असर क्या होगा? 11 तारीख को जब टीसीएस के नतीजों के लिए बोर्ड बैठेगा उस दिन बायबैक पर भी चर्चा होने वाली है। और ये बायबैक दरअसल 5वां बायबैक होगा टीसीएस की 6 साल की हिस्ट्री में। जी हां, इसी का इंतजार अब बाजार को है और उसी पर स्टॉक की भी नजरें बनी हुई थी। ध्यान रहे 11 अक्टूबर को ये बोर्ड बैठक होगी जहां पर ये चर्चा होने वाली है। लेकिन सवाल यही है कि जो हिस्टोरिकली अब तक बायबैक आया है उसका साइज क्या रहा और इस बारीक बायबैक का साइज क्या होता हुआ दिखाई देगा। तो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर हमने देखा है पिछले कुछ दफा जब भी कंपनी ने बायबैक दिया है वो रफली इसका साइज 16,000 करोड़ या फिर 18,000 करोड़ के आसपास का ही आया है। जो लास्ट बायबैक था वो जनवरी 2022 में कंपनी ने अनाउंस किया, 4,500 रुपए प्रति शेयर का यह बायबैक था। 2020 में 16,000 करोड़ का बायबैक था। 18 और 17 के साल में भी 16,000 करोड़ का बायबैक आया और वो प्राइस आपके सामने है। लेकिन इस बारी जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, कंपनी के बुक्स पर लगभग 60,000 करोड़ तक का कैश है, उसमें से कुछ हिस्सा ही बायबैक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गणित जेपी मॉर्गन का कहता है कि 18,000 करोड़ तक का यह बायबैक रह सकता है। वहीं आईआईएफएल एक्सपेक्ट कर रहा है कि 18,000 से 20,000 करोड़ तक का बायबैक रहेगा। हालांकि यहां पर जो प्राइसिंग है वो 4,300 से 4,500 रुपए प्रति शेयर आकी जा रही है। और इसी प्राइसिंग और इसी बायबैक की उम्मीद में आज हमने देखा कि स्टॉक 52 वीक हाई पर पहुंचा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका हर्षदा। और हमें ऐसा लगता है कि अच्छी सैलरी हो या फिर बड़ी पोस्ट हो तो नौकरी में संतुष्टि हो सकती है, लेकिन एचपी की एक रिपोर्ट है जिसकी अगर माने तो देश के जो 50% नॉलेज वर्क प्लेस हैं, वो वर्क प्लेस पर जो रिलेशनशिप है उसको सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं। आज इसी पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक मिजोरम में एक ही चरण में मतदान होगा। 7 नवंबर को ये चुनाव कराए जाएंगे। तो वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर 2 चरणों में मतदान होगा। 7 और 17 नवंबर को यहां पर वोट डाले जाएंगे। 17 नवंबर को ही मध्य प्रदेश में एक ही चरण में मतदान की तारीख रखी गई है। तो वहीं 23 नवंबर को राजस्थान में यहां भी एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग होगी। 5 राज्यों की जो 689 विधानसभा सीटें हैं उसके नतीजे एक साथ एक ही दिन 23 दिसंबर को आएंगे। span of 40 days, the Commission has visited 5 states, all the 5 states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. जो इलेक्टरल रोल है वो पूरी तरीके से प्योर हो, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है। और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो एसएसआर पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहां से कितने पैसे मिले, और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। सभी चीज़ों को भरने के लिए
कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू IT सिस्टम हैज बीन स्टार्टेड and in which the contribution report which is due of every year by 31st October would have to be filled. और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जातीय जनगणना का कार्ड खेल दिया है। आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया। एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है, मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। और अब खबरें त्योहारों से जुड़ी। त्योहारों के आने के साथ ही कार बाजार में हलचल बढ़ गई है। कंपनियों ने ग्राहकों को खींचने के लिए कारों पर ऑफर देने की शुरुआत भी कर दी है। क्या है मारुति के ऑफर, ये बता रहे हैं यतिन मोता। ब्रेजा यहां 3 से 6 महीने की टिपिकल वेट पीरियड रहती थी, अब वेट पीरियड भी निकल गया है और 45,000 रुपए तक के डिस्काउंट आपको मारुति के ब्रेजा मॉडल पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। यही नहीं, अगर आप ऑल्टो लें जो सबसे छोटी गाड़ी है मारुति की, यहां भी आपको लगभग 68,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। एस्प्रेसो, वैगन आर, सेलेरियो, ये सब जो मॉडल्स हैं ऑब्वियसली पुराने मॉडल्स हैं, लेकिन यहां डिस्काउंट बढ़ाया हुआ है मारुति ने, तो आपको लगभग 50,000 से शुरू होता हुआ डिस्काउंट 70,000 रुपए तक जाता हुआ दिखाई पड़ेगा इन सभी गाड़ियों पे। और आखिर में जो टूर्स एंड ट्रैवल्स या कमर्शियल यूजर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्विफ्ट और डिजायर, ये दोनों मॉडल्स पे भी आपने डिस्काउंट आता हुआ दिखाया है। स्विफ्ट पे 47,000 रुपए का और डिजायर पे लगभग 17,000 रुपए का डिस्काउंट आपको दिखाया है। इनफैक्ट जो CNG मॉडल्स भी हैं थोड़ी बहुत कार्स के, वो CNG मॉडल्स पे भी लगभग 20,000 रुपए तक का डिस्काउंट है। तो चाहे वो कौन सा भी वेरिएंट हो, कौन सी भी कार हो, स्मॉल कार सेगमेंट में जो लगभग 50% मारुति का मंथली वॉल्यूम जिस मॉडल से आ रहा है, उन सभी मॉडल्स पे डिस्काउंट शुरू हो गया है। ये देखा जाएगा कि ये क्या फेस्टिव पीरियड के लिए ऑफर दी गई थी या डिमांड में थोड़ा बहुत नरमी के चलते या कंपटीशन से आगे रहने के लिए मारुति ने रणनीति अपनाई है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में स्टील के दाम भी बढ़े हैं, कमोडिटी कॉस्ट भी ऊपर आए हैं। तो ये देखना होगा कि मारुति के मार्जिन्स पे कितना असर होता है और ये डिस्काउंट कितने आगे जाके स्टीप होते हैं, क्योंकि कंपटीशन भी शायद जवाब देगा इसका। और अगले हफ्ते नवरात्रि शुरू हो जाएगी। देश भर में तैयारियां इसको लेकर चल रही हैं, लेकिन गुजरात में हो रही है गरबे के लिए शॉपिंग। इस बार क्या है ट्रेंड में? अहमदाबाद में पारंपरिक पोशाक मार्केट का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने, आप भी देखिए। नवरात्रि शुरू होने में अब चंद दिन ही बचे हैं और अहमदाबाद में पारंपरिक वस्त्रों की दुकान सज चुके हैं। आप देखिए कि कितने रंग बेरंगी यहाँ पर कपड़े हैं, जो कि जब खिलैया गरबा करता है तभी ये चीजें पहनता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन आप देखिए कि इसमें एक बारीकी है, सारे हैंडवर्क है, ताकि पहनकर इसको गरबा करने में अच्छा लगता है। और ये ट्रेंड सिर्फ गुजरात तक नहीं है, लेकिन समूचे देश में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हर साल कुछ नई नई प्रोडक्ट भी आती है। तो आइए हम जानते हैं दुकानदार से कि इस बार कौन सी नई प्रोडक्ट आई है। अच्छा बताइए, इस बार क्या नया है चनिया चोरी में? इस बार ये वाला पुष्पा आया है, नया पैटर्न आया है। ये ट्रेडिशनल केडिया है, लेडीज केडिया भी है लेडीज ट्रेडिशनल में। ये गामठी आइटम है, सनेडा आइटम है, सब पैटर्न मिल जाते हैं इधर ग्राहक को। इसलिए सब बाहर से अमेरिकन वाले आते हैं, फॉरेन वाले, इधर राजकोट जूनागढ़ वाले, सब इधर सूरत वाले, नवसारी वाले, बॉम्बे वाले सब आते हैं इधर। दाम में क्या 15-20% की बढ़ोतरी हुई है कि नहीं? 10% ही हुई है, इतना नहीं है। अभी क्या है कि कोरोना के हिसाब से सस्ता ही है अभी सब जो चलता है, सबका चलता है, ऐसा आइटम ही बनाया है कि जो इनको भी पूछा है हमको भी पूछा है। और रिस्पांस कैसा है? खरीदारी निकल रही है? अभी परीक्षा चालू है, इसीलिए कम है थोड़ा। बाद में जो देखते हैं, अभी 5-6 दिन रहा है, क्या होता है। तो अभी 5-6 दिन और शेष है, लेकिन आप देखिए कि कितना अच्छा यहाँ पर मार्केट सजा है। दशकों से यहाँ पर ये बाजार है वो लगती है और लोग भी इस बार थोड़ा जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 3 साल कोरोना के वजह से लोगों ने बजट स्पेंड नहीं किया, लेकिन इस बार पूरा माहौल अलग है। केतन जोशी, अहमदाबाद।
और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है। कल भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर मैच अपने नाम किया था। आज न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के बीच टक्कर है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड का ये इस वर्ल्ड कप का दूसरा मैच है। नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच अब तक 4 वनडे खेले गए हैं, सभी में न्यूजीलैंड को जीत मिली है। और अब बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां शनिवार को आए भूकंप में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तालिबान प्रशासन के मुताबिक इस तबाही में अब तक 2400 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा सैकड़ों नागरिकों के अभी भी मलबे में दबे होने की खबर है। तो वहीं 465 घर इस भूकंप में पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और 135 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इतनी बड़ी तबाही से निपटने के लिए तालिबान मदद की गुहार लगा रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.3 से लेकर 4.3 तक थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।